बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज ये बताऊंगा कि जब भी आप कोई सोशल साइंसेज में रिसर्च करते हैं तो उसका एक कंप्लीट प्रोसेस क्या है। ठीक है। और उस प्रोसेस में आपने कैसे गुजरना है ये भी मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कंप्लीट प्रोसेस जो है वो रिसर्च प्रोसेस में क्या होता है। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जब भी आपने पूरा रिसर्च करनी है, पूरी रिसर्च करनी है तो उसमें आप क्या करेंगे। अच्छा, पूरी रिसर्च में गुजरने के लिए आपने जिन जिन मराहल से गुजरना है वो मैं आपको अभी बताता चलता हूँ। सबसे पहले देखिए, जब भी आपने रिसर्च करनी है तो उसमें आपने एक अपना पहले एक टॉपिक जो है वो डिफाइन करना होता है कि आप किस मसले को हल करने की कोशिश करने जा रहे हैं। मैंने पहले अपनी एक वीडियो बता दी है कि टॉपिक जो है वो कैसे आपने सर्च करना है अपनी रिसर्च के लिए। वो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने अपना टॉपिक जो है वो डिफाइन करना है। टॉपिक जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये एरिया है, इस एरिया में मैंने काम करना है और इस पे बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, लेकिन मुख्तलिफ रिसर्चेज ने हाईलाइट किया है कि ये गैप अभी बाकी है जो अभी तक रिसर्च किसी रिसर्च स्टडी में इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। तो उस गैप को आप रेफरेंस बना के और आप अपनी स्टडीज को मजीद जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी आप टॉपिक लेते हैं उस पे आपने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को देखना होता है कि अभी तक उसके बारे में कौन कौन सी रिसर्चेज ने या कितनी रिसर्चेज ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखी। तो जब आप उनको स्टडी करते हैं और देखते हैं, ठीक है, कि कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है फॉरेन में है, उनको आपने स्टडी करना होता है। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि इससे पहले जो रिसर्चेज हो चुकी हैं, माइट भी उसी टॉपिक पे भी हो चुकी हो, लेकिन उसमें कौन सा एस्पेक्ट कवर किया गया या उससे रिलेटेड, उससे लिंक्ड स्टडीज या उससे वेरिएबल जो जो उससे को रिलेटेड थे, मिलते जुलते थे, या उसके साथ किसी की रिसर्च हुई है उन वेरिएबल्स के साथ जो आप अभी ले रहे हैं, तो उनको आपने स्टडी करना है। मतलब आपने अपने तौर पे तमाम चीज़ों को देख लेना है। मतलब मीन्स के जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान में पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी जो है, जो एचईसी की वेबसाइट से मिल जाती है, तो वहाँ पे आपको जितने भी पाकिस्तान में पीएचडी लेवल की रिसर्च हो चुकी होती है तो वहाँ पे तमाम थीसिस मौजूद होते हैं। और उसको आपको एक दफ़ा थॉरली देखना पड़ेगा कि क्या आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ऐसी रिसर्च कहीं पहले हुई है या नहीं हुई। उसके बाद पाकिस्तानी जर्नल्स पे आ रहे हैं। पाकिस्तानी जर्नल्स की एक लिस्ट जो है, अप्रूव्ड लिस्ट। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे बहुत सारे जर्नल्स हैं जो लोगों ने खुद भी अपने होम पे जो रजिस्टर्ड नहीं है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपने एचईसी की जो वेबसाइट है वहाँ से अपने रिकॉग्नाइज्ड जर्नल की लिस्ट निकालनी है जो पाकिस्तान के हैं, और उनकी उनके जर्नल्स में आपने चले जाना है। ठीक है, ऑनलाइन उन जर्नल्स को ओपन करें और उनके आर्काइव्स में चले जाएं। आर्काइव्स की एक फोल्डर होता है उनके, जिसमें तमाम जितने भी उसमें अभी तक पेपर पब्लिश हो चुके होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। तो आप उन पेपर्स को स्टडी करें और फिर देखें कि उन पेपर्स में कहीं आपकी जो अभी आप प्रॉब्लम सर्च करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कितना काम हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ये सेकंड प्रोसेस है, ये रिव्यू कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज एंड रिव्यू प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स। अब जब ये तमाम आप स्टडीज भी कर लेते हैं, स्टडीज देख भी लेते हैं, आपको थोड़ा एक पिक्चर बन जाती है कि हाँ पाकिस्तान में इस पे इतना काम हो चुका है, ठीक है, फॉरेन में इतना हो चुका है और पाकिस्तान में अभी तक इस पे कितने लोगों ने काम कर लिया और किस किस एस्पेक्ट से काम कर लिया। जब ये क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर आप अपना काम जो आप करने जा रहे होते हैं उसके बारे में आप अपने जो हाइपोथेसिस हैं वो फार्मूलेट करते हैं, यानी बनाते हैं कि जनाब मैं अब ये काम करूंगा, अब इससे या तो ये रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये आपका थर्ड स्टेप में आ गया। थर्ड स्टेप में गुजरने के बाद जब आप ये डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ अब मैंने ये पर्टिकुलर काम करना है, तो वो काम या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपके हाइपोथेसिस बन गए। हाइपोथेसिस बनाने के बाद फिर जो फोर्थ स्टेप है वो है डिजाइन डिजाइन रिसर्च, मींस इंक्लूडिंग सैंपल डिजाइन। यानी आपने एक डिजाइन बनाना होता है कि हाँ अब मेरी रिसर्च जो है वो इस तरह की होगी
और इस तरह मैं प्रोसीड करूँगा। इसमें ये जनाब मेरे पास टूल होंगे, ठीक है। तमाम जितना प्रोसीजर होगा वो आपने इसमें डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, वो कलेक्ट कलेक्ट डेटा है। मीन्स अब आपने सारा कुछ बना लिया, अपना जो टूल है वो भी डेवलप कर लिया डाटा के लिए। अब आपको पता है कि इस टूल के ज़रिए मैंने जो अपना डाटा है वो लेना है, ठीक है। तो जब आपने ले लिया, बना लिया सारा कुछ, अपना प्लान बना लिया और जैसे कहते हैं ना, दुकान में जाने के लिए आप अपने पास पैसे भी आ गए हैं, तो अब अपने दुकान पे जाना है और बस चीज़ें खरीदनी है। तो आप अपने सैंपल के पास जाना है और वहाँ से डाटा लेना है थ्रू योर टूल्स, जो आपने अभी तक डेवलप किया, डिज़ाइन में शामिल किए, या जो आपने डिज़ाइन किया है, ठीक है। आप डाटा कलेक्ट करते हैं, आप अपनी सैंपल के पास जाते हैं, सैंपल से आप डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर उस डाटे के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है आपने डाटे का एनालिसिस, ठीक है। यानी जैसे मार्केट से आप कोई चीज़ लेके आते हैं ना, तो घर में आप देखते हैं कि हाँ, ये बिल के मुताबिक ठीक है, नहीं है, इसकी डेट तो एक्सपायरी तो नहीं है, ठीक है। या जो भी व्हाटएवर आप उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चीज़ सही है, नहीं है, ठीक है। तो डाटे के साथ भी इस तरह आप खेलते हैं। वो खेलते किस तरह है कि उसको आप मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारते हैं, ठीक है। उसके लिए हम SPSS को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इन वीवो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए, इस तरह और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। लेकिन जनरली जब रिसर्च में हम यूज़ करते हैं तो SPSS को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज ऐसे कंप्यूटर में जैसे मशीन लर्निंग में आप पॉइंटर्स के ज़रिए इस तरह नमपाई, स्कैपाई, ये तमाम आप यूज़ पाइथन में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डाटा एनालिसिस करने के बाद उस डाटा को आप यानी खंगालते हैं, ठीक है। कि आप हर उस डाटा को हर एंगल से देखते हैं, कितने स्टूडेंट्स थे, कितने परसेंट थे, ठीक है। उसके अलावा कितनों ने कितना जवाब दिया, किस पोर्शन की तरफ ज़्यादा रुझान था, ये तमाम आप इसका एनालिसिस करते हैं। वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो जब तमाम ये आप एनालिसिस कर देते हैं तो फिर उसके बाद आप उस पे एक रिव्यू बनाते हैं, जिसे हम थीसिस में या आर्टिकल में फाइंडिंग्स कहते हैं, ठीक है। उस फाइंडिंग्स को फिर हम इंटरप्रेट करते हैं, हम समरी लिखते हैं, हम उस पे कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन के बाद फिर हम उसकी कुछ रिकमेंडेशन दे देते हैं, ठीक है। और रिकमेंडेशन भी अपनी डिफाइन कर देते हैं। वो इसलिए कि आपने जितना काम किया, आपको अपने रिसर्च में जो कुछ चीज़ सामने आई वो आपने ऑडियंस को बतानी है। मैंने ये काम किया और उसमें मेरा ये रिजल्ट निकला, ठीक है। और अपनी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखेंगे तो वो कंक्लूजन्स की शक्ल में, और फिर आप चाहेंगे कि इस दौरान आपको मज़ीद कुछ ऐसी ज़रूरत महसूस हुई, कुछ ऐसे वेरिएबल सामने आए जिनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो हमारे आइंदा और भी काम आ सकता है, तो उसको हम रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है। तो रिकमेंड ही फिर अगले लोगों के लिए जो रिसर्चर्स होंगे, जो मज़ीद इस पे काम करना चाह रहे होंगे, जो आपके काम से इंटरेस्ट रखते होंगे, वो फिर आपके जो रिकमेंडेशंस हैं, उनको एज़ अ स्टडी गैप यूज़ करेंगे और उसी बेस पर वो आगे रिसर्च अपनी प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये था व्यूअर्स, आज मैंने आपको एक प्रोसेस बताया कि जब भी आपने कोई आर्टिकल थीसिस लिखना है, तो किस प्रोसेस से आपने गुज़रना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे पहले क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, उसके बाद जैसे प्रोसेस में गुज़रते चले जाना है, तो आप तब जो है जाके रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन्स तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह और भी रिसर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।